हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में एल्टीग्रेड सीरीज़ का जो हमारा टेस्ट चल रहे थे उनका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, आपका रिवीजन हो जाए, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपकी जॉब लग जाए। एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने कल एग्जाम में कितना स्कोर किया है। आप नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। एंड एलिमिनेशन थ्योरी का जरूर यूज़ करना कि चारों में से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ये सोचना ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तो चलो क्विक रिवीजन करते हैं, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो इफ ही डैश मोर टाइम कॉमा ही वुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। तो ये हमारा किसके लिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये भी आपका मेंशन है सिलेबस में, कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहले समझते हैं, थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, हम इनको किस तरीके से पहचाने। एग्जाम में आ गया आपको कंप्लीट करने के लिए, तो आप कैसे पहचानेंगे। देखो, सबसे पहले होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं। फिर उसके बाद में आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम रियल फ्यूचर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम अनरियल या फिर इमेजिनरी प्रेजेंट की बात करते हैं। याद रखना है, फर्स्ट सेकंड में हम अनरियल प्रेजेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम एक अनरियल पास्ट की बात करते हैं, इम्पॉसिबल पास्ट की सिचुएशन की बात करते हैं। और लास्ट में होता है हमारे पास मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम पास्ट की भी बात करते हैं, प्रेजेंट की भी बात करते हैं। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया इसी तरीके से मिलेगा। या तो आपको इफ वाला क्लॉज भर के दिया जाएगा तो पीछे का पूछा जाएगा, पीछे का दिया जाएगा तो आगे का पूछा जाएगा। तो अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट सिंपल में ही रहता है दोनों क्लॉजेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आपको इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, कॉमा के बाद विल में कैन B1 आपका लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा याद करना जरूरी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ओवर बता रही हूँ, बट नहीं, आपको यहाँ समझना जरूरी, तभी आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। सेकंड में क्या करना है, अनरियल प्रेजेंट आपको जहाँ पर मिलेगा तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें पास्ट सिंपल और उसके बाद वुड कुड माइट का यूज़ करना है। बाकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हमें क्या बताया जाता है, इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन बताई जाए, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जिसमें हम इफ प्लस हैड प्लस B3 का यूज़ कर, इफ वाला क्लॉज जो है हैड प्लस B3 में बनता है। बाकी मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो हमारा कभी कभी तो किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है, कभी पास्ट सिंपल में बनता है। वो हम आगे समझेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये सीरीज ऐसी ही मिलती रहेगी, बस आपको क्या करना है, कॉमेंट में ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में आएंगे आप फट से उनका आंसर दे पाओगे। और मैंने इसलिए बार बार रिवाइज कराऊंगी, रूल्स को रिवाइज कराऊंगी, ताकि ऐसा तो नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, अगर इनमें से है तो रूल तो यही अप्लाई होगा, रूल तो कहीं और से आएगा नहीं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ ही डैश मोर टाइम ही वुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर उसके पास और समय होता तो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होता, यानी पास्ट की एक बात हो रही है। तो यहाँ ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस एक अनरियल पास्ट की बात हो रही है। देखो, इफ वाला क्लॉज हमको फिल करना है, बाकी का बाकी बाद वाला क्लॉज है वो हमको वुड हैव में दिया है। तो इफ वाला क्लॉज किस में बनेगा, हैड प्लस बी। देखो, कलर चेंज कर लेती हूँ जाकि थोड़ा ज़्यादा हॉट वॉट हो रहा है इसमें। हैड प्लस B3 हमको चाहिए, आंसर निकल आया रूल से, इसी से निकलेगा, बस आपको रूल्स याद करने हैं बस। ही वुड हैव फिनिश्ड हमको दिया है, हमें आगे वाला क्लॉज हैड यानी होने की बात करिए, हैव को हैड किया होगा ना B3, हैड प्लस B3। हैड आपका एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड मोर टाइम ही वुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया C हो गया, हैड। चलो फिर से समझते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट के अनरियल सिचुएशन को बता रहा है। स्ट्रक्चर होता है, इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट हैज प्लस B3 में रहेगा, बाकी क्लॉज वुड हैव प्लस B3 में। यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और एक हैड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। नीदर द कैप्टन नॉर द क्रू मेंबर्स डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग। ना तो कैप्टन ना ही जो कि क्रू मेंबर्स थे वो क्या थे, बैठक में मौजूद थे, यानी मीटिंग में मौजूद थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, जब भी नीदर नॉर का पेयर बने या फिर ईदर और का पेयर बने, इनको नाइदर और आइदर भी प्रोनाउंस करते हैं, नीदर नॉर ईदर और भी करते हैं। तो नीदर और नीदर नॉर, जिनके और नॉर के बाद में जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यहाँ पर फिल करेंगे। तो क्रू मेंबर्स यानी एस लगा, प्यूरल है तो प्यूरल वर्ब हो जाएगा। समझ आ गया, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय नेक्स्ट दिसंबर डी वी डैश इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स।
अगले दिसंबर तक हम इस घर में रहते हुए 20 साल हमें हो चुके होंगे, यानी 20 साल से हम रह रहे होंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, जब भविष्य के किसी समय तक बाय नेक्स्ट दिसंबर की बात कर रहा है ना, कोई काम पूरा होने की बात होती है तो हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी विल हैव प्लस बी3 का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा। बाय नेक्स्ट दिसंबर कॉमा बी विल हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। अगले दिसंबर तक हम इस घर में 20 साल से रह रहे होंगे, 20 साल हो जाएंगे, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसमें कंडीशनल सेंटेंस बताना है। हैड आई नोन यू वर कमिंग आई डैश सम केक। यदि अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो तो मैं केक बनाया होता, तुम्हारे लिए केक बनाया होता। तो ये भी एक पास्ट की बात कर रहा है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। हैड आई नोन का मतलब है इफ आई हैड नोन। ये इन्वर्जन हुआ है यहाँ पर, इस पर जोर डालने के लिए। तो यहाँ पर इनका जो क्लॉज बनेगा, जो कॉमा के बाद क्लॉज बनेगा, वुड हैव प्लस बी3 में बनेगा, इनके साथ ही बनता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का क्या होता है, आगे वाला क्लॉज हैड प्लस बी3, बाकी का वुड हैव प्लस बी3 में होता है। तो हमें हैड प्लस बी3 दिया है, हमें वुड हैव प्लस बी3 चाहिए, बस इसी तरीके से दिया जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम अकॉर्डिंग टू मैनी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो, कईयों के अनुसार राजनीति एक गंदा खेल है। कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल तो देखने में लगते हैं, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, सिविक्स और भी बहुत सारे होते हैं। तो बट उनको क्या कहते हैं, हम काउंट करते हैं, जब भी हम उसका यूज़ करते हैं तो सिंगुलर में करते हैं। तो पॉलिटिक्स देखने में ऐसा लग रहा है, पर नहीं, ये क्या है, सिंगुलर की तरह इसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम अकॉर्डिंग टू मैनी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कईयों के अनुसार राजनीति गंदा खेल है। हम जैसे बिलियर्ड्स भी एक गेम है, मीजल्स भी होता है, तो इन सबको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम अकॉर्डिंग टू मैनी, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेक्शन 2 में हम नरेशन एंड वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, एक्टिव वॉइस देखेंगे। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी सेड। इसको हमें डायरेक्ट में अप्लाई करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका बनाना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें इसको बनाना है। यहाँ पर ये क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सैड को इमोशन के अकॉर्डिंग हम वांट में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में बदल देते हैं। याद रखना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब भी यहाँ पर कोई भी ऐसा इमोशन आएगा, जैसे यहाँ पर बच्चों को रोका जा रहा है, तो रोका जा रहा है तो मतलब यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है ना। छोटे बच्चे, सपोज कि टीचर कहीं लेकर गया है तो मना किया स्ट्रिक्टली कि वहाँ पानी के पास मत जाना, तो क्या किया होगा, वार्न किया होगा, चेताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सजेस्टेड दिया है यहाँ पर सेड टू, यहाँ पर डोंट गो कर दिया है, यहाँ पर फॉरबिड कर दिया। हमें क्या चाहिए, वार्न चाहिए। ये थोड़ा कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं, आपको सेंटेंस पढ़ के पता लगाना है कि कौन किससे क्या कह रहा है। अब ये और याद रखना, डोंट को हम नॉट टू में चेंज करते हैं, टू से पहले नॉट आता है, ये और याद रखना। ठीक है, जब भी आपको नॉट लगाना हो तो टू से पहले नॉट आएगा, डोंट को हम नॉट टू में चेंज करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम जो यूज़ करें, शी वॉन्ट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम टेंस इसका चेंज नहीं करें। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हम सेड टू को उस सेड क्या है, सेड है, उसके आगे दैट लगा देंगे, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के, बस बाकी का हमारा सब सेम ही रहेगा। बाकी कुछ ना कुछ गलती इसमें टोल्ड कर दिया है, बाकी क्या है, यही सही है, सी वाला। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स गो फॉर अ वॉक कॉमा इन्वर्ट कॉमा ही सेड। इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे लेट्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज़ हम कर देते हैं। तो यहाँ पर सजेस्टेड कर देंगे, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, सिंपल बन जाएगा। सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड लगा देते हैं, PROPOSED। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, द पैकेट हैज़ नॉट बीन ओपन बाय एनीवन। इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैसिव में बाय एनीवन और नॉट मिलाकर एक्टिव में हम नो वन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नो वन बना देते हैं। हैज़ बीन ओपन पैसिव में बदल जाएगा, हैज़ ओपन एक्टिव में। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, देखो यहाँ पर बाय एनीवन,
बाय एनीवन प्लस नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे, नो वन में चेंज कर देंगे। तो यह याद रखना है जब भी चेंज करना हो। ये हमें क्या दिया है, हमें एक्टिव बनाना है, ये पैसिव बना के दिया है हमें। तो हैज़ नॉट का क्या हो जाएगा, हैज़ बीन का क्या हो जाएगा, हैज़ ही हो जाएगा। बीन तो ऐड करना पड़ता है ना जब एक्टिव बनाते हैं, तो पैसे बनाते हैं। तो बाकी के क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो वन हैज़ ओपन द पैकेट हो जाएगा। बीन को हटा के हम, क्योंकि जब चेंज कर दे तब बीन लगता है ना, बाकी का हमें दिए तो आंसर क्वेश्चन बनाना है तो हैज़ लग गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, दे आर पेंटिंग द वॉल्स, इसका पैसिव बनाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस आई एन जी का पैसिव इज एम आर प्लस बीइंग प्लस B3 होता है। तो बाकी अब हम इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपना आंसर देख लेते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड हो जाएगा, द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बी हो जाएगा। यहाँ पर द वॉल्स आर पेंटेड बाय देम ये सब नहीं होगा, यहाँ पर द वॉल्स आर, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आर है ना, तो आर किस इज एम आर के साथ बीइंग ऐड करना, वॉल्स पर में चेंज नहीं करना है। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये सी को मैं हटा देती हूँ, सी तो रॉन्ग ही हो जाएगा क्योंकि इसमें बर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 3 में हमें फ्रेजल वर्ब एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। द मीटिंग वॉज डेज ड्यू टू द स्ट्राइक। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मीटिंग को क्या कर दिया, मीटिंग के स्ट्राइक की वजह से क्या करना पड़ा होगा, कैंसिल करना पड़ा होगा। तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, तो कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एक और हो सकता है पुट ऑफ, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, टाल देना। कभी टाल भी दी जा सकती है, हो सकता है मीटिंग टाल दी गई हो, पर ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। मैंने समझाने के लिए इसमें डाल दिया। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। नेक्स्ट है ही डैज हिज फादर इन मैनी वेज, वह अपने पिता से क्या करता है, रिजेंबल करता है बहुत सारी आदतों में। तो यहाँ पर टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, शक्ल या आदत में मिलना। तो यहाँ पर टेक्स आफ्टर हो जाएगा, यहाँ पर रिजेंबल करना। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन मैनी वेज, वह अपने पिता से कई तरीकों में मेल खाता है, आदतों में या फिर शक्ल में, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन। तो यहाँ मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, बहुत अधिक मेहनत करना, देर रात तक जागना, सुबह जल्दी उठना, ये होता है टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, टू सस्पेक्ट डैश द एविडेंस बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सस्पेक्ट कर देना, क्या कर देना, डिड अवे विथ। डिड अवे विथ का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, और इसका एक और सेंस निकलता है गेट रिड ऑफ, यानी नष्ट कर देना, छुटकारा पा लेना। तो डिड अवे विथ, ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। डिड अवे विथ, द सस्पेक्ट डिड अवे द एविडेंस बिफोर द पुलिस अराइव। डिड अवे विथ का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, गेट रिड ऑफ भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को याद कर लेना, डिड अवे विद। नेक्स्ट है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है, अचानक आई मुसीबत या फिर कोई ऐसी घटना जो पता ना हो, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाएगा। सेक्शन 4 में सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर पे, कंबाइन आर यूजिंग पार्टिसिपल, ही सॉ अ लॉयन, ही रैन अवे। उसने क्या देखा, उसने एक शेर देखा और वह भाग गया। देखो यहाँ पर एक काम पहले हो रहा है, पहले देखा फिर वो भाग गया। जब ऐसा हो, जब दो काम एक के बाद एक तुरंत हो, तो पहले वाले काम में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी लगाकर हम इसको चेंज कर देते हैं। सी में सींग कर देंगे, सींग अ लॉयन ही रैन अवे। याद रखना है इसको, पहले वाले काम में पहले शेर देखा तो उसमें हमने वर्ब में आईएनजी लगा के पूरा अपना सेंटेंस बना दिया। ये वही पार्टिसिपल का यूज होता है, जब दो काम एक के बाद एक तुरंत हो तो पहले वाले में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी में हम उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे, इसमें पार्टिसिपल का यूज हुआ है। बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बिकॉज लगाया है हैविंग सीन अ लॉयन ही रैन अवे, ये भी नहीं होगा। सीइंग अ लॉयन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म टू इनटू सो दैट ही इज टू वीक टू वॉक। हमें इसको चेंज करना है किसमें, सो दैट में, सो दैट का यूज करना है हमें इसमें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू हो, क्या हो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू हो। ये जैसे दिया है, टू प्लस एडजेक्टिव यानी वीक है, फिर टू है, फिर वॉक है, उसको हम किस में चेंज करेंगे, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट में चेंज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कैन नॉट या फिर कुड नॉट में से कुछ भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो सो एंड दैट का यूज करना है टू की जगह, बीच में एडजेक्टिव रहता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, एंड में आपका जो भी है बचेगा। तो किस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बाकी देखो ऑप्शन ही रॉन्ग है, हमारा रूल किसी पर अप्लाई नहीं हो रहा है, यही दैट वाला होगा।
नेक्स्ट है चेंज टू नेगेटिव, इसमें हमें यही जो सेंटेंस है, ओनली अ मिलेनियर कैन अफोर्ड दिस कार, केवल मिलेनियर, जो मिलेनियर ही होते हैं वही कार को अफोर्ड कर सकते हैं, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर ओनली को नेगेटिव बनाने के लिए तो हम नन वट या फिर नो वन वट का यूज़ करते हैं, नो वन वट का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। ओनली को जो हमें नेगेटिव में चेंज करना होता है, किस में चेंज कर देंगे, नो वन बट में या फिर नन बट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, नो वन बट हो जाएगा। यहाँ पर नॉट ओनली तो होगा नहीं, नो वन बट, याद रखना, अ मिलेनियर कैन अफोर्ड दिस कार, बाकी कोई नहीं, सिर्फ मिलेनियर ही इस कार को अफोर्ड कर सकते हैं। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है चेंज टू असर्टिव में बनाना है हमें, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता है, यानी कि इसका सेंस ये है कि सब लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, सभी महात्मा गांधी को जानते हैं, इसका हमें ये बनाना है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पॉजिटिव असर्टिव बनाने के लिए एवरीवन का यूज हम यहाँ पर कर देते हैं। एवरीवन नोज महात्मा गांधी, सब कोई महात्मा गांधी को जानता है, यही तो सेंस दे रहा है। कंबाइन इनटू कॉम्प्लेक्स, इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, क्या है वो, क्या है गरीब है और वो ईमानदार है, हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, तो हमें इसमें क्या बनाना है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ये नहीं होगा, ये तो कंपाउंड हो गया। ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, ये भी नहीं होगा, एंड कंजंक्शन नहीं होता। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ऑल्दो लग जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल्दो वाला हो जाएगा। बिकॉज, ऑल्दो, दो, इफ, अगर इस तरीके से कंजंक्शन आपके सेंटेंस में दिख रहे हैं तो ये मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक ट्रिक से समझ लो। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे फास्ट का हमें बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो यहाँ पर ये ट्रेन क्या है, नाउन है, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव, तो ये फास्ट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब सक्सीड, तो सक्सीड का हमें यहाँ पे नाउन बताना है कि ये सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस मीन्स होती सफलता, और सफलता यानी एक नाम है, सफलता, तो जब कोई भी नाम होता है तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है। अब हम इस सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं कि सक्सीड क्या है, एक वर्ब है, याद रखना। सक्सीड यानी जिसमें ईडी जो इस तरीके से लग जाते हैं, एस लग जाए, वो वर्ब होते हैं। सक्सेस एक नाउन हो गया, सफलता, बाकी SUCCES डबल एस FU एडजेक्टिव हो जाएगा, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और सक्सेसफुली जिनमें LY यानी LY जिनमें ऐड हो जाता है, SUCCE FU LY, तो वो होते हैं एडवर्ब, याद रखना, जिनमें LY लग जाए वो एडवर्ब होते हैं। सक्सेसफुल मैन होता है, तो मैन जैसे नाउन है तो सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ही बिहेव्ड इन अ कवर्डली मैनर, द वर्ड कवर्डली यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैनर क्या है, मैनर मीन्स होता है तरीका, और तरीका क्या हो जाएगा, एक मैनर एक नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर मैनर की विशेषता बता रहा है, तो ये जब नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो एडजेक्टिव हो गया कवर्डली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होती है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे बहादुरी, ईमानदारी, तो ब्रेवरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स मोरल टू मीन द ऑपोजिट, यहाँ पर मोरल में प्रीफिक्स क्या होते हैं, जिनके पहले जो वर्ड ऐड होते हैं उनसे जो बनते हैं, तो यहाँ पर अमोरल, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, इमोरल ही होता है, तो इमोरल का मतलब होता है अनैतिक हो जाता है, मोरल मीन्स होता है नैतिक हो जाता है, तो बी वाले में IM कर लो, यहाँ पर ये एम हो जाएगा, यहाँ पर IM इमोरल हो जाएगा। इमोरल मीन्स होता क्या होता है, एंटोनिम हो जाएगा मोरल का। ट्रेडिशनली इमोरल इज द एंटोनिम, बट इन MCQ कॉन्टेक्स्ट अमोरल इज गिवन, इम वॉज देयर, इट वुड बी द फर्स्ट चॉइस। नेक्स्ट सेक्शन 6 में पंचुएशन एंड स्पेलिंग से क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट इज द करेक्ट पंचुएटेड, कौन सा सेंटेंस में करेक्टली पंचुएटेड है, तो यहाँ देखो कौन सा है, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में क्राइड द बेबी आने के बाद वाला जो पार्ट है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, अगर जो सेंटेंस है वो आगे भी जारी है तो याद रखना, वेट के बाद कॉमा लगेगा, इन्वर्टेड को क्राइड द, इसमें कॉमा इन्वर्ट कॉमा डोंट लीव मी, तो यहाँ पर देखो डोंट में डी छोटा बनेगा। यहाँ पर क्या क्या गलती कर दी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये कर दिया है, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है, यहाँ पर डी बड़ा कर दिया है, बाकी वेट क्राइड द बॉय, यहाँ पे उसके बाद में कॉमा इन्वर्ट कॉमा नहीं लगा है, तो इसलिए स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। सेंटेंस आगे भी तैयार है, आगे भी बात करी जा रही है उसमें।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, ये स्पेलिंग का क्वेश्चन है। करेक्टली स्पेल वर्ड बताना है हमें। हमें बताना है सर्विलांस का करेक्टली स्पेलिंग कौन सी, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी। सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी रखना, निगरानी होता है, निगरानी करना। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, SURBEILLANCE। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है इसकी स्पेलिंग को। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन आर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी एबीसीडी में से, ये आपका होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। एबीसीडी में से क्वेश्चन आर यानी प्रश्नावली में क्या आता है, यहाँ पे ये याद रखना डबल एन आता है। तो अब इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी, ये मुझे आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। इसमें हमें करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस बताना है कि कौन सा सही सेंटेंस है इसमें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर इट इज का मतलब होता है इट इज, इट्स का मतलब होता है इट इज जिसमें कॉमा लगा हो। इट इज यानी पजेसिव प्रोनाउन का यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। इट इज अ लॉन्ग वे टू टेम्परेरी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। इट इज़ अ लॉन्ग वे टू टेम्परेरी, क्योंकि इट यानी इस जो कॉमा के बाद लगता है उसका मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच मार्क इज यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉज विदाउट अ कंजंक्शन। कौन सा मार्क यूज किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग दिखाने के लिए बिना किसी कंजंक्शन का यूज किए हुए। देखो ऐसे थीम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सेमी कॉलन का यूज करते हैं, जिसमें हम डॉट एंड कॉमा इसका ये मार्क होता है, सेमी कॉलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 7 में हम वोकैबुलरी एंड सिनोनिम एंटोनिम्स क्वेश्चंस मिलेंगे। एफिमेरल का हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड यानी क्षण भंगुर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एंटोनिम बताना है। एलिविएट का मतलब क्या होता है, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, इसका मतलब एग्रीवेट हो जाएगा, बदतर बढ़ाना यानी बढ़ाते जाना, एग्रीवेट करना, उल्टा बताना था। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक पर्सन जो किससे नफरत करता है, मैनकाइंड से नफरत करता है, उसको हम मानव देशी बोलते हैं, मिसंथ्रोप बोलते हैं। बी हो जाएगा मिसंथ्रोप, यानी मिसन में जाति से नफरत करने वाला, नफरत करने वाला। नेक्स्ट 33 नंबर पे है, इनक्रूटेबल मीन्स क्या होता है। इनक्रूटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है रहस्यमय, जिसे समझा ना जा सके, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनक्रूटेबल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने ना, इस तरीके से टर्म्स पूछी जाती हैं। नेक्स्ट सिनोनिम है, पेंसिव का मतलब होता है जो बहुत सोच समझ के करने वाला हो, तो बहुत सोच में डूबा रहता हो, थॉटफुल पर्सन होते हैं, उनको पेंसिव पैसिव मूड बोलते हैं, पेंसिव मूड। सेक्शन 8 में मिसलेनियस ग्रामर आर्टिकल प्रपोजिशंस क्वेश्चन मिलेंगे। ही इज टेस्ट यूरोपियन नॉट डैश एशियन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ यूरोपियन यू से स्टार्ट हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, इसलिए ए आएगा। एशियन वॉबल साउंड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। तो एन ए एन एन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 37 नंबर पे है, द कैट जम्प डैश द टेबल। जब कोई चीज़ गति करती हुई जाती है, मोशन के साथ किसी सतह पर आए, तो वहाँ पर अपॉन या फिर ऑन टू का यूज़ करते हैं। या अपॉन हो जाएगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल हो जाएगा। मोशन करती हुई गई होगी ना, गति यानी हिलती हुई गई होगी, इसलिए हम यहाँ पर अपॉन का यूज़ करेंगे। मोशन के लिए अपॉन या फिर ऑन टू का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ ब्लाइंड इन बाई वन आई होता है, आंख से अंधे के लिए हम इन लगाते हैं, लेकिन ब्लाइंड टू का मतलब होता है गलतियों की तरफ अनदेखा करना। गलतियों, जैसे कुछ लोग होते हैं गलतियों की तरफ अंधे होते हैं, क्योंकि अंधे हो दिखता नहीं है तो मैं इतनी गलतियां कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। ब्लाइंड इन वन आई होता है, ब्लाइंड टू फॉल्ट के लिए यूज़ करते हैं। 39 नंबर पे आइडेंटिफाई द क्लॉज, आई नो द मैन हु स्टोल योर वॉच। यहाँ पर हु स्टोल योर वॉच, इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमें बताना है कि कौन सी क्लॉज है। यहाँ पर नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, प्रिंसिपल। हु स्टोल योर वॉच, तो यहाँ पर हु स्टोल यानी किसने घड़ी चुराई। तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पे मैन के बारे में बात हो रही है, किसके, आदमी के बारे में जानता है ना कि वो किसने घड़ी चुराई है। इस तरीके जब हु स्टोल, यहाँ पर मैन यानी नाउन की विशेषता बताई है। जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं वो कौन होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, पूरा क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। यहाँ पर किसने घड़ी चुराई वो जानता है, वो आदमी को जानता है, आदमी नाउन है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट, यानी अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका हमें क्लॉज बताना है कि पार्ट क्या है। यहाँ पर अनलेस यानी कि कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है क्लॉज। क्या है, अनलेस ये कंजंक्शन है, शुरू हो रहा है, तो अपने अर्थ दे ही नहीं पाएगा, ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करेगा अपना क्लॉज देने का। अनलेस यू वर्क हार्ड, अन्यथा मेहनत करती कोई सेंस दे पा रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है।
अनलेस यू वर्क हार्ड, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और बाकी का जो क्लॉज है यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, एक सेंस दे पा रहा है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। जो अपना सेंस दे पाए वो मेन क्लॉज, ना दे पाए वो सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। सेक्शन 9 में हम एडवांस सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड, तो इसमें हमें चेंज करना है, इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। तो याद रखना है हमें किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में। कोई भी अन्य धातु यानी लेड जितना भारी नहीं है, इसका मतलब सीसा सभी धातुओं पर भारी है, यही बताना है हमें यहाँ पर। तो याद रखना है जब भी आपका पॉजिटिव डिग्री एज में हो तो हम इसे सुपरलेटिव में जब चेंज करते हैं तो जो चीज़ की तुलना हो रही है उसे सबसे ऊपर रखेंगे हम, ठीक है, सबसे ऊपर हम उसको रखेंगे। तो यहाँ पर किससे हो रही है, लीड से हो रही है यानी, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम लीड को रख देंगे, लेड को रख देंगे, लीड नहीं है लेड को रख देंगे, सबसे ऊपर रख देंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव, B3 फॉर्म में हम यहाँ पर हैवीएस्ट का यूज करेंगे, प्लस नाउन हो जाएगा। देखो अगर पॉजिटिव डिग्री हमें दी है, एज दिया है, सुपरलेटिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दा जरूर याद रखना भाई। अगर यही सबसे मेन है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी IEST लग जाता है, प्लस नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। लीड बोल रही हूँ बार बार, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ये तो सारी गलती हो गई, तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, पूरा रूल इसी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 42 नंबर पे द वेदर वॉज स्टॉर्मी द प्लेन वॉज लेट, यूजिंग एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करके हमें सेंटेंस अपना फॉर्म करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, जब दो सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हो, यहाँ पर वेदर और प्लेन, उनके बीच में हमें कारण और परिणाम बताना है, कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता हो, तो हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होता है। क्योंकि वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम बीइंग में इसको बदल दिया है, इसमें बीइंग में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल यानी वर्ब में ING, या फिर हम हैविंग प्लस B3 का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ में किस किस का यूज कर सकते हैं, नॉमिनेट एब्सोल्यूट को चेंज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस ING, या फिर हैविंग प्लस B3 का, दोनों का ही यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे, देख के आंसर समझ आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी कॉमा द प्लेन वॉज लेट। तो यहाँ पर हमने किस में यूज किया, पार्टिसिपल का यूज करके हमने अपना सेंटेंस बना लिया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे, बाकी के ये सारे गलत हो जाएंगे। द वेदर वॉज स्टॉर्मी सो द प्लेन, ये भी नहीं होगा। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द प्लेन वॉज लेट, नॉमिनेट एब्सोल्यूट का यूज कर लिया हमने कॉज एंड इफेक्ट दिखाने के लिए। 43 नंबर पे है ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन विल एडमिट दैट ही इज ग्रेट, इसका हमें नेगेटिव में चेंज करना है, इसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। बिना अर्थ बदले हमें नेगेटिव बनाने के लिए अक्सर एंटोनिम्स का यूज करना होता है। एवरीवन का उल्टा नो वन होता है, एडमिट का उल्टा हो जाएगा डिनाई हो जाएगा। दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव सेंटेंस बना देते हैं। हर कोई मानेगा कि वह महान है, कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि वह महान है। तो सेंस क्या निकल जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। बाकी का नो वन विल डिनाई दैट ही इज ग्रेट हो जाएगा, कोई भी डिनाई नहीं करेगा। सब मानेंगे, पहला बता रहा है सब लोग मानेंगे वह महान है, वो यहाँ भी बता रहा है कि कोई भी नहीं इनकार करेगा। तो ये हो जाएगा उल्टा एंटोनिम यूज करके। 44 नंबर, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन स्टार्टेड, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इस, ये आ सकता है। हार्डली हैड, ये तो एक तो इन्वर्जन वाला सेंटेंस है, इन्वर्जन हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग रही है, क्वेश्चन सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्यों होता है, जोड़ देने के लिए। हार्डली स्केर्सली के साथ में कंजंक्शन जो होता है वो वैन आता है, याद रखना। हार्डली स्केर्सली अपनी साथ में वैन लेते हैं, नो सूनर के साथ में देन आता है। स्केर्सली हैड आई एंटर्ड द रूम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैन आएगा, WHEN, याद रखना। नो सूनर के साथ में देन आता है, ये याद रखना। सेक्शन 10 में हम स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चंस देखेंगे। 47, द न्यूज़ आर वेरी डिस्टर्बिंग, तो किस में गलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो न्यूज़ है ना वो एस लगा हुआ है, ये एक प्लूरल नहीं है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ पर एरर देना, ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पर सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर IOR से सेंड हो रहा है, वहाँ टू आता है, देन नहीं आता है, तो यही गलती हो जाएगी सी में। 49 नंबर, सपोज इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ 49 नंबर बता रहे सपोज और इफ दोनों का अर्थ होता है यदि या फिर मान लो, तो एक साथ इन दोनों का यूज ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही का यूज करेंगे, या फिर इफ या फिर सपोज का, तो ए में गलती हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर पे, फाइंड द एरर, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट वन है तो पूरे सेंटेंस का अधिकार दिखाने के लिए पजेसिव केस यानी वंस का यूज करेंगे हम, हिज का यूज नहीं होगा, हिजर नहीं आएगा, वन के लिए वंस का यूज करेंगे, पजेसिव केस लगाएंगे यहाँ पर,
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर प्रेफर के साथ में हमेशा टू आता है, कभी भी प्रेफर देन या प्रेफर मोर देन का यूज़ नहीं होता है। मैं चाय के बजाय कॉफ़ी पसंद करता हूँ, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कभी भी मोर देन, मोर इन सब का यूज़ नहीं होता है। तो क्वेश्चन ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड इजली, यहाँ पर टू टू का पेयर बन रहा है, तो वह इतना डैश है कि उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे एग्जाम में। यहाँ पे टू टू का आपको जब पेयर दिया जाएगा, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब, ये आपको नेगेटिव सेंस देता है। याद रखना है, यहाँ पर कोई भी नॉट यूज़ नहीं है सेंटेंस में, पर जो इसका मीनिंग निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा, नेगेटिव सेंस देगा। वह इतना कि नहीं, इतना कि नहीं, टू टू का मतलब होता है इतना कि नहीं। तो यहाँ पर डिसीव्स का मतलब होता है धोखा देना। तो वह कितना क्या नहीं है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, कि मतलब वो इतना है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकेगा। मतलब ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड ईजली, यानी कि वह इतना बुद्धिमान है कि उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। बाकी के स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न, काइंड यहाँ पर फिट नहीं होंगे। यहाँ पर इसका टू टू का मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा तभी तो उसे धोखा देना मुश्किल होगा। द स्ट्रक्चर टू एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब implies अ नेगेटिव आउटकम। इंटेलिजेंस मेक्स अ पर्सन डिफिकल्ट टू डिसीव। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर इंटेलिजेंट हो जाएगा। टू टू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब है नहीं। तो याद रखना है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट वांट योर हेल्प। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर देखो, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में हम जब चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड नॉट में चेंज कर देंगे। याद रखना ये। तो यहाँ पर प्रोनाउन भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे तो वो पहले देखते हैं। यहाँ पर ही सेड कॉमा इन्वर्टेड का आई डू नॉट वांट योर हेल्प, तो पहले टेंस को हमने चेंज करना देख लिया है। तो यहाँ पर देखो, एलिमिनेट करते जाओ, एलिमिनेशन से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डज है क्योंकि हमें डिड नॉट चाहिए, अब दो में डिड नॉट है। तो पहले देखते हैं, डिड के साथ में कभी भी ईडी नहीं आता, यानी सेकंड फॉर्म नहीं आती, हमेशा बेस फॉर्म आती है। तो ही सेड राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट माई हेल्प। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, किससे चेंज किया होगा? अकॉर्डिंग टू आई के ऑब्जेक्ट से माई चेंज हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट ग्रज डू यू हैव डैश मी। ग्रज के साथ में हमेशा प्रपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ होता है। इस ग्रज का मतलब होता है शिकायत होना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन था, करेक्ट प्रपोजिशन टू यूज़ विद ग्रज इज अगेंस्ट मीनिंग इन अपोजिशन टू। यहाँ राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना, फिक्स रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिसीजन वॉज मेड यूनेनिमसली। यूनेनिमसली का यहाँ पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ये यूनेनिमसली क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब या फिर नाउन है। यहाँ पर देखना है यूनेनिमसली का मतलब सर्वसम्मति से, मतलब सभी की उससे सलाह से। तो यहाँ पर जो मेड वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर काम कैसे हुआ कि सर्वसम्मति से हुआ। तो जो शब्द वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अक्सर एल वाई से जो खत्म होते हैं उनको हम एडवर्ब ही कहते हैं। तो यहाँ पर एल वाई से भी खत्म हो रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। याद रखना, ये मेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब है। द वर्ड यूनानिमसली मॉडिफाइज द वर्ब मेड डिस्क्राइबिंग हाउ द एक्शन वाज परफॉर्म्ड मेकिंग इट एन एडवर्ब। तो याद रखना है, जो भी वर्ड हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो हमेशा एडवर्ब होगा। और इसमें देखो एल वाई भी लगा है, तो वैसे भी हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, एक एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप। यहाँ पर वी वेटेड एक क्लॉज है, द रेन स्टॉप दूसरी क्लॉज है। दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर अंटिल कर रहा है। तो ये क्या है? ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे डिफिकल्ट का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यह एक बहुत मुश्किल अभ्यास है, यानी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो एक्सरसाइज नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर क्या है? ये एक्सरसाइज जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये नाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। द वर्ड डिफिकल्ट मॉडिफाइज द नाउन एक्सरसाइज मेकिंग इट एन एडजेक्टिव। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा एक्सरसाइज क्या है, यहाँ पर नाउन है। देखो पहले एक्सरसाइज को समझ लो, एग्जाम में अगर एक्सरसाइज आ गया तो कैसे पहचानोगे ये नाउन है? तभी तो आपने एडजेक्टिव को पहचाना है। तो देखो नाउन क्या होती है, नाउन हमेशा अपने पहले आर्टिकल लेती है या फिर इनके साथ में इनके पहले एडजेक्टिव आता है।
तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। और यहाँ पर दिस इज़ अ, यहाँ पर जो ए लगा हुआ है तो ये किसके लिए आया है, डिफ़िकल्ट के लिए, वेरी के लिए नहीं। तो ये किसके लिए आया है, ये एक्सरसाइज के लिए आया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज एक नाउन है। समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ए एन द एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, ये हमेशा आते हैं किसके लिए, नाउन के लिए। तो यहाँ पर ए किसके लिए लगा है, ये नाउन के लिए लगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नाउन है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सरसाइज कब नाउन बनता है और कब वर्ब का काम करेगा। तो अब थोड़ा सा हम इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। देखो यहाँ एक्सरसाइज नाउन बना है, एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर एक्सरसाइज एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो भी ये नाउन है। तो हमने पहचान लिया ये सब्जेक्ट बना, और एक सब्जेक्ट सिर्फ हमेशा नाउन बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है, तो ये नाउन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर टीचर ने हमें डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज दी, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो भी ये नाउन है। क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे ये सेंटेंस में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ नाउन है। बाकी हम अब थोड़ा सा वर्ब को समझ लेते हैं। जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब हो जाता है एक्शन करना। क्या हो जाता है, इसका मतलब एक्शन दिखाना हो जाता है। और वर्ब को पहचानने की ट्रिक यही होती है उनके उसमें कर्ता के अकॉर्डिंग हम एस ई डी आई एन जी को यूज़ करते हैं अपने टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर आई है ना, तो प्लूरल है, इसलिए हमने एक्सरसाइज का यूज़ किया, तो ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। मैं करता हूँ, एक एक्शन बताया जा रहा है। यहाँ पर शी एक्सरसाइजेज डेली, यानी कि शी क्या करती है, वो डेली एक्सरसाइज करती है, तो यहाँ पे ई एस लग गया, शी के अकॉर्डिंग लग गया। तो ये क्या है, जब वर्ब में ऐसे आई एस लगता है, आई डी लगता है, आई एन जी लगता है, तो वो हमेशा वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ये एक्शन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। समझ आ गया होगा। जब एक नाम की तरह काम करेगा, नेम बन जाएगा, तो वो नाउन है, और जब एक्शन बनेगा तो वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 7, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु आर यू, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, उसने क्या कहा, उसने मुझसे कहा तुम कौन हो। इनडायरेक्ट स्पीच में हु के बाद स्टेटमेंट ऑर्डर क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर हु के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे। बस यही आपको बस याद रखना है, हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा। स्टेटमेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन ऑर्डर वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर टेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आर यू का हम आई वाज में चेंज कर देंगे। दैट का यूज़ हु के साथ नहीं होता है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज होकर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड द टेंस शिफ्ट टू द पास्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन देखो अब क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु आर यू, उसने मुझसे कहा कि तुम कौन हो। तो इसमें सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं। तो देखो हम हु आर यू को हम इसमें आई वॉज में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करेंगे ना। यहाँ पर देखो यू सेकंड पर्सन है, हम मी से चेंज करेंगे, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ही आस्क्ड मी हु वॉज आई, ये नहीं होगा, सेकंड सी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी हु आई वॉज, यहाँ पर दैट नहीं लगेगा, यहाँ पर दैट लगा दिया ना टू में, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, ETC इज एब्रीविएशन ऑफ। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए लेटर राइटिंग से लिए हैं, एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो LT एग्जाम देने जा रहे हैं, लेटर से भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आपको बताना है एटसेट्रा, ये इसका मतलब होता है एटसेट्रा। क्या होता है, एटसेट्रा होता है, इसका मतलब आपको याद रखना है, इसका मतलब होता है ETCETRA, तो एटसेट्रा होता है इसका मतलब। और और इंग्लिश में अगर हम देखें एंड सो ऑन, इसका आगे होता है, और इसके बाद में जो भी है इसके लिए हम एटसेट्रा का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, द मीनिंग ऑफ नोटावीनेस। नोटावीन का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका मतलब होता है नोट बेल, सही से लिखो, यानी अच्छी तरह ध्यान दो। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए नोट पैल यानी नोटोविन का यूज़ करते हैं लेटर्स में। व्हाट इज़ PS इन अ लेटर, PS का फुल फॉर्म क्या होता है, PS का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है पत्र लिखने के बाद जोड़ा गया, यानी कुछ अतिरिक्त जानकारी। नेक्स्ट है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी आएगा यहाँ पर। राम श्याम और मैं सब क्या हैं, बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन करना है हमें। इंग्लिश ग्रामर में जो भी शिष्टाचार का नियम होता है, जो हम अच्छी बात करते हैं जहाँ पर, तो वहाँ का जो रूल होता है, रूल ऑफ कर्टेसी को जब हम फॉलो करते हैं, तो प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, 2 3 1 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 2 3 1 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो यू सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या है, राम हो जाएगा, राम श्याम हो जाएगा, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, दे हो जाएगा, एंड फर्स्ट पर्सन आई होता है, आई और बी होता है। तो यहाँ पर साथ में प्लूरल वर्ब आर का यूज़ होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट हो जाएगा यू राम श्याम एंड आई आर ऑल फास्ट फ्रेंड्स।
वर्ड ऑर्डर, प्रोनाउन का ऑर्डर याद कर लो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट को रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कूल पहुंचकर मैं प्रधानाचार्य से मिला। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, अब आप सोच लो। ये क्या है, एक पार्टिसिपल का यूज़ करके हमें सिंपल सेंटेंस बनाने का बताया गया है। तो हैविंग रीच्ड यानी इसका मतलब हम यूज़ करेंगे, हैविंग रीच्ड का यूज़ करके हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। इसका मतलब है हैविंग रीच्ड का मतलब होता है पहुंचकर या फिर पहुंचने के बाद की बात करता है। एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हुआ है, पहले स्कूल पहुंचा है फिर प्रधानाचार्य से मिला है। तो हैविंग रीच्ड द स्कूल आई मेट द प्रिंसिपल। एक काम हो खत्म होने के बाद जब दूसरा काम होगा तो हैविंग रीच्ड का हम यूज़ करेंगे। हैविंग के साथ रीचिंग यहाँ नहीं आएगा, रीचिंग स्कूल यहाँ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, विद अ हाई हैंड। हाई हैंड का मतलब क्या होता है, तानाशाही तरीके से, इन अ डिक्टोरियल वे हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्टोरियल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, द ईडियम डबल डच का मतलब क्या होता है। डबल डच का मतलब होता है कि आप ऐसी भाषा बोलते हैं जो आप किसी को समझ में ही ना आए, वो उसको हम डबल डच बोलते हैं। समझ से बाहर की जो भाषा होती है, तो ऐसी भाषा को हम डबल डच बोलते हैं। राइट ऑप्शन अनइंटेलिजिबल हो जाएगा, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, एग्जाम में अगर डबल डच से मिलता जुलता कोई वर्ड आ गया जिसका मतलब ये हुआ जो भाषा समझ में ना आए, तो उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। एक इडियम होता है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मम्बो जम्बो। तो इन सब का मतलब भी क्या होता है, जो भाषा समझ में ना आए, मम्बो जम्बो। ठीक है। अल्फ़ाबेट सूप, इसका मतलब भी हम वही करते हैं जिसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लिया जाए, एक्सेसिव यूज़ कर लिया जाए, जिससे हमें कुछ समझ में ही ना आए। तो इन सब का मतलब क्या होता है, डबल डच, यानी ऐसी भाषा जो समझ में ना आए। तो इन सबको भी याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई वेटेड डैश हिम डैश द रेलवे स्टेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मैंने उसका रेलवे स्टेशन पर इंतजार किया। तो यहाँ पर व्यक्ति का इंतजार करने के लिए वेट फॉर का यूज़ करते हैं, और एक निश्चित स्थान है इसलिए हम यहाँ पर लोकेशन बताने के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एट का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर एट एंड फॉर हो जाएगा, वेटेड फॉर एट द रेलवे स्टेशन हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का यूज़ करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अगर ऑप्शन से पहचानो तो जहाँ एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो हमें पार्टिसिपल का यूज़ करना है, बस ये याद रखना, एग्जाम में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, तो आपको बस तैयार रहना है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, क्या बात की, श्याम फाउंड हिज पेन, इट वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। देखो एक ही वर्ब चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए हमें, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा क्लॉजेस दी गई हैं, इसलिए हो जाएगा श्याम फाउंड हिज लॉस्ट पेन। अब देखो ये क्यों होगा, यहाँ पर लॉस्ट जो वर्ड है, खोया हुआ, एक पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि पेन जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है। सबसे सरल और सटीक तरीका यही है। हियर लॉस्ट इज अ पास्ट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई पेन, क्रिएटिंग अ सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ट्रिक से पहचानो, तो सिंपल सेंटेंस बनाना है तो देखो सभी ऑप्शन में कहीं कॉमा लगा है, कहीं फुल स्टॉप लगा, हमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब चाहिए जो कि हमें बी में मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव का यूज़ करके हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना। ये याद रखना है, किसका यूज़ करना हमें, अब यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ करके हमें, मेरा एक बेटा है, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, आई हैव अ सन टू एजुकेट। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, टू एजुकेट, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए इन्फिनेटिव फॉर्म है जो यहाँ पर वाक्य को सिंपल बना रहा है, और ये यहाँ पर एक उद्देश्य बता रहा है। और देखो बाकी के ऑप्शन में कहीं पर कॉमा लगा है, कहीं पे कोई भी कंजंक्शन दिया है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यही एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है जो कि इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वी वेंट डाउन द हिल। तो इसमें डाउन का आपको बताना है कि ये क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। यहाँ पर डाउन नीचे के शब्द में यूज़ हो रहा है, बेंट यानी वर्ब को दिशा बता रहा है, यानी हिल नाउन से संबंध दिखा रहा है। यानी क्या दिखा रहा है, डाउन जो वर्ड है, वेंट एंड हिल के बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा है। द वर्ड डाउन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन हिल एंड वेंट। तो ये क्या है, एक प्रपोजिशन है, जो भी संबंध बताए, रिलेशन बताए, वो वर्ड हमेशा प्रपोजिशन का काम करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द पुलिसमैन मेड द थीप डैश फास्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, पुलिसकर्मी ने चोर को तेजी से भगाया। यहाँ पर मेक यानी कॉस्टिव वर्ब है, और कॉस्टिव वर्ब कौन कौन सी होती है, मेक, गेट, लेट, हेल्प, ये कॉस्टिव वर्ब होती हैं। कॉस्टिव वर्ब वो होती है जहाँ पर कर्ता खुद काम न करके दूसरों से करवाता है। तो यहाँ पर हमेशा वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, बिना टू की वर्ब का यूज़ हम फर्स्ट फॉर्म में करते हैं। तो कॉस्टिव वर्ब मेक is always followed by a where infinitive which is the base form, जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, B1 कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द पुलिसमैन मेड द थीप रन फास्ट। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा रन फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर रन्स क्यों नहीं है, रन्स एक प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर मेन वर्ब ऑलरेडी मेड यानी पास्ट में है, मेक के बाद वर्ब कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम रन का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा द पुलिसमैन मेड द थीप रन फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 20 नंबर पे है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। यहाँ पर लेट अस डैश डाउन द बेंच, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आज का। लेट अस, चलो का मतलब देता है, इसका सेंस होता है चलो के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म आती है। द फ्रेज लेट अस इज ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बेस फॉर्म क्या है, यहाँ पर सिट है, तो लेट अस सिट डाउन ऑन द बेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हमेशा लेता है, V1 लेता है, बेस फॉर्म लेता है, याद रखना है। चलो बेंच पर बैठते हैं, इसका मतलब निकलता है, तो ये बेस फॉर्म लेता है। लेटस वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचुएट करेक्टली, द डॉक्टर निर्मल सेड आई होप योर मदर विल बी वेल सून। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, किसमें पंचुएशन का सही यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो द डॉक्टर निर्मल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। निर्मल एक नाम है, और नाम आपको पता है प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये आपको पता है। तो प्रॉपर नाउन किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो देखो ए ऑप्शन, बाकी आपका बी भी गलत है, इसमें डॉक्टर में एन छोटा है, यहाँ पर ये एन छोटा बना दिया है, जो नहीं होना चाहिए। हमें क्या चाहिए, कैपिटल लेटर चाहिए, जो कि है द डॉक्टर निर्मल सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई होप योर मदर विल बी वेल सून। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। हमें एलिमिनेट करना है अगर एग्जाम में अपना समय बचाना है तो। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सैड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा लगता है, ये याद रखना। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, जैसे कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। तो ऑफिसर ने टाइपिस्ट से कहा इस लेटर को इमीडिएटली टाइप करो। तो ये कौन से टाइप का है, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है। सेंटेंस एक कमांड या फिर ऑर्डर वाला है। कमांड सेंटेंसेस में क्या होते हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल बनेगा। तो टाइप में यहाँ टी छोटा बना दिया, यहाँ पर भी टी छोटा बना है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ राइट ऑप्शन द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो टाइप में टी बड़ा बनेगा क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं ना, इसलिए होता है। तो ये कमांड वाले किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसीलिए हम टी को बड़ा बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट वर्ब द मैनेजर डैश दिस मैटर टुमारो। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर टुमारो हमें क्या बता रहा है, टुमारो हमें फ्यूचर टाइम इंडिकेटर का एक सेंस दे रहा है। तो फ्यूचर टाइम हमको बता रहा है। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ होगा, बिल प्लस बेस वर्ब का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर वुड पास्ट कंडीशन के लिए यूज़ होता है, याद रखना। हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है, हमें एक फ्यूचर की बात करनी है, पास्ट की बात नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन विल डिस्कस हो जाएगा। द मैनेजर विल डिस्कस दिस मैटर टुमारो। बिल के साथ में हम वर्ब की बेस वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वुड डिस्कस, तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल हो जाएगा। वुड डिस्कस यहाँ पर क्या बता रहा है, ये पास्ट की अगर बात होती तो हम यूज़ करते। एक हाइपोथेटिकल जब सिचुएशन होती है, वुड प्लस B1 का यूज़ हम करते हैं, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस में देखा हुआ है। एंड जो हैड डिस्कस्ड है, ये क्या है, ये एक पास्ट परफेक्ट है, और डिस्कस्ड यहाँ पर सिंपल पास्ट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बिल डिस्कस हो जाएगा। डिस्कस क्या है, यहाँ पर एक सिंपल पास्ट है, तो ये बाकी का ऑप्शन तो गलत ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, माई मदर यूजली डैश देयर बाई कार। तो मेरी माँ
यूजली क्या करती हैं, जाती हैं या फिर आती हैं, किससे, कार से। यूजली हमें क्या बताता है, यूजली जो सेंस देता है वो देता है हैबिट का। यूजली हमें एक आदत बताता है, और जो आदत होती है यानी कोई भी या यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई फैक्ट हो या फिर कोई हैबिट हो, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है। किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में। ये याद रखना, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो और कोई भी आदत हो तो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। तो यहाँ पर माई मदर के साथ क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है द पैसिव वॉइस दिस बुक इंटरेस्ट मी। तो इसका क्या बनेगा, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका पैसिव हमें बनाना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, एक साइकोलॉजिकल वर्ब है। क्या है, एक साइकोलॉजिकल वर्ब है। पैसिव में इंटरेस्टेड प्लस इन हो जाता है, ये याद रखना है। जैसे सरप्राइज के साथ में सरप्राइज एट होता है, प्लीज के साथ में प्लीज्ड एट होता है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें बस ये याद रखना है कि जब इस तरीके के वर्ड हमें देखने को मिलेंगे तो इनके साथ में प्रपोजिशन भी ऐड हो जाता, बाई नहीं लगता है। तो अब हमें यहाँ देखना है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक इंटरेस्ट मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक हो जाएगा। उसी तरीके इंटरेस्टेड के साथ में हम इनका यूज यहाँ पर करेंगे। जब इसका क्या बनाएंगे, हमें पैसिव बनाना है, तो याद रखना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए इंटरेस्टेड के साथ में हम इनका यूज करेंगे। सरप्राइज के साथ में एट का, और प्लीज के साथ में विद का, इंटरेस्टेड के साथ में हम इनको ऐड कर देते, बाई नहीं लगता है। तो बाकी का ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आई शैल डिस्कस इट डैश डिनर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, डिस्कस के साथ में हम इनफॉर्मल डिस्कशन करने के लिए ओवर का यूज करते हैं। डिस्कस ओवर यानी कोई इनफॉर्मल डिस्कशन होगा डिनर पे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। एट का यूज प्लेस के लिए होता है, टाइम के लिए होता है। इनका यूज होता है कंटेनर में या कोई चीज रखी है, या फिर पीरियड के लिए यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये फिर फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, तो याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 है टिक द करेक्ट इन्फिनेटिव डैश होपफुली इज बेटर देन टू अराइव। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, कंपैरिजन में पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, याद रखना इसको। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे आपका वर्ब से पहले जो स्ट्रक्चर है और वर्ब के बाद जो स्ट्रक्चर है वही फॉलो करना। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है एग्जाम में बहुत देखा देखा है, समझ में नहीं है, तो एक बार स्ट्रक्चर फॉलो देख लेना, स्ट्रक्चर क्या फॉलो हुआ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आईएनजी वाला इधर है तो उधर भी आईएनजी वाला आएगा। तो जैसे नॉट ओनली वट आल्सो वाला भी यही रूल फॉलो करता है, नॉट ओनली से पहले जो है वट आल्सो के बाद भी वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। तो इन चीज़ों को याद जरूर रखना। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर जो टू अराइव वाला है ना, तो टू ट्रैवल वाला हो जाएगा, टू ट्रैवल होपफुली इज बेटर देन टू अराइव। पैरेलल स्ट्रक्चर यानी एक जैसे स्ट्रक्चर फॉलो होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दीज एप्पल्स आर स्वीट। द वर्ड दीज क्या है, यहाँ पर दीज जो वर्ड है वो क्या है, यहाँ पर दीज, यहाँ पर जो नाउन है एप्पल्स को पॉइंट आउट कर रहा है। जब दिस दैट दीज दोज किसी नाउन के साथ में आए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो चीज के बारे में बताते हैं कि दीज एप्पल, कौन से एप्पल, वो वाले एप्पल। तो ये एप्पल क्या है, नाउन है एप्पल्स, और नाउन के बारे में कौन जानकारी दे रहा है, दीज, ये तो ये एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बाकी की जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, बिच, दैट, हुज होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन से कहे जाएंगे, सम, मच, लिटिल कहे जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन से होंगे, जैसे 1, 2, मैनी, इस तरीके से। तो रूल क्या कहता है, दिस, दैट, दीज, दोज प्लस नाउन हो तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। विदाउट नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, और विद नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है। समझ आ गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन है। आई एम हियरिंग अ नॉइस, नो एरर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो। ये हियर क्या है, हियर एक सेंस वर्ब है। सेंस वर्ब नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, इनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। इनके साथ में हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। दीज आर सेंस वर्ब कहीं जाती है, कौन कौन सी होती है वो भी हम देखेंगे। सेंस वर्ब होती हैं जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, जैसे देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, फील करना। तो इन सब के साथ में हियरिंग, सीइंग, जब इन जो चीज़ों का काम है, जो ये सेंसेस हैं, इनका काम वही काम के लिए जैसे किया जा रहा है। जैसे टेस्ट का काम टेस्ट के लिए किया जा रहा है, फील का काम फीलिंग के लिए किया जा रहा है, सी का काम जैसे फुल सीइंग करने के। तो इन सब के साथ में आईएनजी नहीं लगता है, बस आपको ये याद रखना है। इन सब के साथ में हम सिंपल टेंस का यूज़ करके बना देते हैं। यहाँ पर हम कोई भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे इनके साथ में। आपको याद रखना है वर्ब ऑफ सेंसेस के साथ में। सेंसेस वर्ब नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती हैं।
तो इसका सही बनेगा आई हियर अ नॉइज। क्या बनेगा इसका? आई हियर अ नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इट इज यू हु हैज डन दिस, नो एरर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हुआ? देखो किस पार्ट में एरर है, ए बी सी डी में से किस पार्ट में एरर है? तो वर्ब अग्रीज विद एंटीसीडेंट, यहाँ पर हु के पहले जो भी लगा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो हु के पहले क्या यू है, तो यू के साथ में हैज तो नहीं आएगा, प्यूरल यू होता है तो यू के साथ में हैव आएगा। तो यहाँ पर बी में एरर था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम जो यू के साथ में हैव का यूज करेंगे। तो देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट वर्ब अग्रीज विद प्रीवियस नाउन, इनसे पहले जो नाउन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बुक्स डैश हेयर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बुक्स क्या है? प्यूरल है। तो सेंटेंस मीनिंग क्या है? पैसिव का यूज सेंस दे रहा है। तो प्यूरल सब्जेक्ट के लिए आर प्लस बी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम करेंगे। तो इस सोल यहाँ पर सिंगुलर है, सेल्स यहाँ पर एक्टिव है, सेलिंग यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा तो बुक्स आर सोल्ड हेयर, आर प्लस बी थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। कौन सी स्पेलिंग इसमें जो है करेक्ट दी गई है? तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग वो इनक्रेडिबल की है, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी की स्पेलिंग भी देख लेते हैं। हेलुसिनेशन की स्पेलिंग होती है, इसमें डबल एल बनता है, एच ए डबल एल, हेलू एच ए डबल एल यू सी आई एन ए टी आई ओ एन, हेलुसिनेशन होता है। एंड इंजीनियस की स्पेलिंग होती है आई एन डी आई जी ई एन ओ यू एस। तो इसमें कहाँ गलती है? आई एन डी आई जी ई एन ओ यू एस होती है, इसमें एन यू एस कर दिया, एन एन ओ यू एस होती है, एंड में याद रखना है। और सैनिटेशन की होती है एस ई बनता है यहाँ पे, एस ई डी आई टी एच, सैनिटेशन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, एस ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कंटेम्प्ट, सोवरेनिटी, ट्रेजन, रिवेलियन, इसमें से कौन सी स्पेलिंग है जो कि रॉन्ग है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिस स्पेल्ड रिवेलियन है, आर ई बी ई डबल एल बनता है यहाँ पर रिवेलियन में। तो यहाँ पे याद रखना डबल क्या बनता है? एल बनता है। बाकी स्पेलिंग सही है, कंटेम्प्ट की यही होती है, सोवरेनिटी की देख लेना, ट्रेजन की देख लेना। तो रिवेलियन की स्पेलिंग गलत थी, तो इसमें डबल एल बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, म्यूटनी मीन्स। म्यूटनी का मतलब क्या होता है? देखो टर्म्स भी पूछी जाएंगे एग्जाम में, तो बहुत जरूरी है आपको कुछ ना कुछ पता होना है टर्म्स के बारे में। तो म्यूटनी आपको पता है 1857 की जो क्रांति थी उसको बोलते हैं, म्यूटनी बोलते हैं। तो म्यूटनी क्या होता है आप सेंस लगा सकते हो। म्यूटनी का मतलब होता है आर्मी या फिर नेवी रिवेलियन अगेंस्ट ऑफिसर, अंदर ही अंदर जो लड़ाई हो जाए किसी भी ऐसे ऑफिसर्स में, जैसे उनके काम करने वाले विद्रोह कर दे, तो उसको बोलते हैं ओपन रिवेलियन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। आर्मी नेवी के लोग ही अपने ऑफिसर्स के खिलाफ क्या कर दें? म्यूटनी कर दें। तो जो 1857 की जो क्रांति थी, तो वहाँ पर वहाँ के सिपाहियों ने ही तो विद्रोह किया, तो सिपाही विद्रोही तो था वो। जब कारतूस को, चर्बी के कारतूस को मना किया गया था, तो उसको भी म्यूटनी बोलते हैं। तो ये टर्म को याद रखना बहुत जरूरी है, ओपन रिवेलियन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूटेड है, याद रखना। क्वेश्चन 15 है, द प्यूरल फॉर वुमन डॉक्टर। अब वुमन डॉक्टर का प्यूरल क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। तो मैन एंड वुमेन, यहाँ पर जो एज अ मेंबर यूज होते हैं, तो बोथ बिकेम प्यूरल, तो दोनों का ही हमें प्यूरल बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो वुमेन में ई बनेगा, एंड देखो इसमें तो डॉक्टर में डॉक्टर्स, यहाँ पर हमें वुमेन में वुमन को भी प्यूरल करना है, WOMEN वुमन करना है, डॉक्टर्स में भी डॉक्टर्स करना है, याद रखना है। जैसे मैन MEN मैन में भी हमें प्यूरल करना है, सर्वेंट्स को भी एस लगा के प्यूरल करना है। समझ आ गया? तो हमें दोनों को करना है। जैसे वुमन टीचर होता है, तो वुमन में भी हमें वुमन का भी हमें करना है, वुमन का WOMEN करना है, एंड टीचर्स में भी हमें एस लगाना है, तो दोनों का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वन हु सफर्स फॉर अ कॉज फॉर अ सेक ऑफ प्रिंसिपल। जो अपने सिद्धांतों की वजह से क्या करता है, बहुत दुख पाता है, उसको मार्टर कहते हैं। MARTYR, मार्टर कहते हैं उसको, मार्टर बोलते हैं। तो स्पेलिंग हो जाएगा MARTYR। अकम्प्लिश मीन्स होता है जो अपराध में साथ देता है। अकम्प्लिश वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से वर्ब क्या वैसे बनता है। तो आप मुझे बताना कंपनी क्या है एंड अकम्पनी क्या होता है, अकम्प्लिश क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज। तो यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ, तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसको हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा यहाँ पर परजुरी बोलते हैं,
यानी कि शपथ लेके झूठा बयान जो देता है, झूठा बयान देने वाला उसको पेरजुरी बोलते हैं, PERJURY पेरजुरी का बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बियर विथ। तो यहाँ पर सहन करना हो जाएगा, बियर विथ का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा, टॉलरेट करना हो जाएगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा टॉलरेट करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, जैसे वो अपने पापा के जैसा दिखता है, वो अपनी मम्मी जैसी दिखती है, इस तरीके से जैसे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो रिजेंबल करना हो जाएगा, एक जैसा दिखना। रिजेंबल करना मीन्स ही होता है एक जैसा दिखना। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, और टेक आफ्टर मीन्स क्या होता है, टेक आफ्टर याद रखना, एक जैसा दिखना। क्वेश्चन नंबर 20 है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्पीक द ट्रुथ एंड यू नीड नॉट फियर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे एंड, यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन है, एंड इफ क्या है, सबऑर्डिनेशन है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम इफ वाला चूज करेंगे, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नॉट नीड फियर। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ यू स्पीक द ट्रूथ कॉमा यू नीड नॉट फियर। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स की पहचान क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, जैसा कि इसमें दिया है इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। तो यू नीड नॉट फियर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इफ यू स्पीक द ट्रूथ एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमें एक दोनों मिल रहे हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इफ यू से हम इसको बना देंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है चेंज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टेल मी योर बर्थ प्लेस। ये क्या है, पहले इसको पहचानो। ओरिजिनल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, ओनली वन क्लॉज इसमें दी गई है। टू कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स वी नीड वन मेन क्लॉज और वन यानी सबऑर्डिनेट कह लो या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कह लो। वेयर यू वर बोर्न इज अ नाउन क्लॉज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ टेल मी। टेल मी का एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो इसका क्या बना देंगे, टेल मी वेयर यू वर बोर्न। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा टेल मी वेयर यू वर बोर्न, टेल मी वेयर यू वर बोर्न। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। गिवन सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स में वन मेन क्लॉज वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि इसी में है टेल मी वेयर यू वर बोर्न। वेयर से इसको जोड़ दिया गया है क्योंकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, वेयर यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। टेल मी वेयर यू वर बोर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है ही वॉज अरेस्टेड आई हर्ड द न्यूज आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इसको कंबाइन करना है हमें। तो यहाँ पर दिस सेंटेंस यूजेस अ पार्टिसिपल फ्रेज हियरिंग द न्यूज। यहाँ पर हम हियरिंग द न्यूज का यूज करके एक काम के बाद जब दूसरा काम होता है तो हम इस तरीके से इसको बना देते हैं। ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्टेड हुआ, वो न्यूज सुनी और वो पुलिस स्टेशन गया। तो यहाँ पर हियरिंग द न्यूज दैट ही वॉज अरेस्टेड कॉमा आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, कॉमा से इसको जोड़ देते हैं। When two actions are done by the same subject use ing participle। तो हमने hearing का यूज करके इसको बना दिया है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। hearing the news ही लगाए ना, तो जब एक ही सब्जेक्ट काम कर रहा है तो हम क्या बना देंगे, यहाँ पर ing से इसको बना देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है ही वॉज क्वाइट टायर्ड फुल स्टॉप ही कुड स्केर्सली स्टैंड। वो इतना थका था कि मुश्किल से ही खड़ा हो सका। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस शोज कॉज एंड रिजल्ट। कॉज क्या है, थका है, और रिजल्ट क्या है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये कॉज एंड रिजल्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यूज्ड सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट का यूज हम करते हैं। इतना की, कितना थका था, इतना, सो दैट हमें क्या बताएगा, इतना की। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ही वॉज क्वाइट टायर्ड ही कुड स्केर्सली स्टैंड का बनेगा ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड, स्केर्सली स्टैंड। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड। यहाँ पर देखो क्या कर दी, क्वाइट कर दिया, तो क्वाइट तो नहीं आएगा, सो लग गया ना इसलिए। क्वेश्चन नंबर 24 ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वह आएगा इफ वाला है, अगर या इससे स्टार्ट हो रहा है तो इफ वाला है, और ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, फ्यूचर मीनिंग दे रहा है, आएगा तो ऐसा करूंगा। तो इफ वाला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और जो मेन क्लॉज है यानी कॉमा के बाद वाला जो क्लॉज है वो विल या शैल में रहेगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर में बन जाता है। हमने बहुत तरीके से इसको देख लिया है। तो इसमें क्या बनेगा इसका, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये क्या है, एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट में बनेगा और बाकी का क्लॉज फ्यूचर में बनेगा, सिंपल फ्यूचर में। तो इफ ही कम्स
कॉमा से जोड़ देते हैं, आई शैल हेल्प हिम, आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल हेल्प हिम। क्वेश्चन नंबर 25, वॉक केयरफुली लीस्ट यू फॉल डाउन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, सही से चलो वरना गिर जाओगे यहाँ पर। तो लीस्ट यहाँ पर फॉर फियर दैट, ऐसा क्या बताता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसी बात करता है। तो संभल कर चलिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, लीस्ट हमें कहीं ऐसा ना हो जाए ये बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, यू राइट अ लेटर टू अप्लाई फॉर अ जॉब। याद रखना कीवर्ड पकड़ो, टू मेक कंप्लेन टू ऑर्डर गुड्स, सामान की चीजों की कंप्लेन करने के लिए, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के एडिटर को, आस्क अपॉइंटमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन बुकिंग के लिए आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, इनवाइट करने के लिए लिख रहे हैं। ये लेटर कौन से लेटर होंगे, तो ये लेटर सारे फॉर्मल लेटर्स में गिने जाते हैं। याद रखना फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस, अननोन पर्सन्स और इंट्यूशंस को लिखे जाते हैं, इंट्यूशंस को लिखे जाते हैं। तो इनमें कोई भी स्लैंग वर्ड यूज नहीं होता है, पोलाइट इनकी टोन होती है, टोन जो होती है वो पोलाइट होती है और प्रॉपर यहाँ पर फॉर्मेट का यूज किया जाता है। जब भी क्वेश्चन बड़ा सा दिखे तो घबराना नहीं है, बस आपको कीवर्ड पकड़ने, अंडरलाइन करते जाओ, आंसर निकल आएगा। ये लिटरेचर का क्वेश्चन आ गया चिनो एचवे का, देख लेते हैं। अफ्रीकन ट्रायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, अफ्रीकन ट्रायोलॉजी में कौन कौन से प्ले आते हैं, चिनो एचवे का है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी ट्रायोलॉजी में आता है। तो एक तो आपके सिलेबस में मेंशन है थिंग्स फॉल अपार्ट, और साथ ही नो लॉन्गर एट ईज है, एंड एरो ऑफ गॉड है। तो ये ट्रायोलॉजी एक बार देख लेना, थिंग्स फॉल अपार्ट से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच लिटरेचर ट्रेंड टू एस्क्यू ऑफन प्लेफुली द बैरी पॉसिबिलिटी ऑफ मीनिंग। ये भी थोड़ा लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया है, मूवमेंट से क्वेश्चन आ गया है। तो ये एक पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की बात कर रहा है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर वो होती है, वो क्या बताती है, वो हमें बताती है कि रिजेक्ट करती है, फिक्स्ड मीनिंग को रिजेक्ट करती है, यूजेस आयरनी, पैराडॉक्स, फ्रेगमेंटेशन का यूज करती है, और क्वेश्चंस करती है ट्रुथ एंड रियलिटी पे। अर्थ को तोड़ना, भ्रम को तोड़ना, विडंबना, अस्थिरता, ये सब इसके कीवर्ड होते हैं। पोस्ट मॉडर्न के कीवर्ड एब्सर्डिटी होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, मेटाफिक्शन होता है। तो ये सब भी देख लेना। पोस्ट मॉडर्न जो लिटरेचर है वो आयरनी की बात करता है, पैरोडी होती है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, यानी तोड़ तोड़ के इसमें छोटे छोटे जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं, लिटरेचर के जो पीसेस होते हैं उसको मेटाफिक्शन होता है। तो ये सब इसके क्या होते हैं, इसके की टर्म्स हैं। तो इनको भी एक बार देख लेना, एग्जाम में इनमें से कुछ आ गया तो बहुत आसानी होगी आपको इसका आंसर फाइंड आउट करने में। तो मीनिंग क्या होती है, मीनिंग इज़ नॉट क्या होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है इनकी मीनिंग, मतलब ऑब्वियस नहीं होती है कुछ चीज़ें इनमें, मतलब जो दिख रहा है वही है। इस तरीके से पोस्ट मॉडर्न वही पे काम करता है, बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ों पे इनका दिमाग नहीं होता है। अर्थ को तोड़ना, भ्रम, विडंबना, अस्थिरता, ये सब क्या है, इसकी पहचान है, यही सब इसमें पूछा जाता है। ऐसे दे देंगे फ्रेगमेंटेशन किसका क्या है, करेक्टरिस्टिक है, तो इस तरीके से पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डायलॉग इन फिक्शन इज डैश बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो। यहाँ पर डायलॉग क्या है, स्पोकन कॉन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। तो यूज टू रिवील कैरेक्टर, मूव स्टोरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर अब वर्बल एक्सचेंज हो जाएगा। डायलॉग तो आपको पता ही है, डायलॉग तभी होगा जब कोई वर्बल एक्सचेंज होगा, इधर से भी उधर से भी, दो तरीके से। तो यहाँ पर वर्बल एक्सचेंज हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचुएशन का क्वेश्चन है, पंचुएट करेक्टली यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम सेड टू अमृत लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो यहाँ पर राम छोटा नहीं बनेगा, कैपिटल लेटर चाहिए हमें, बाकी तीन में है। तो यहाँ पर देखो लेट जो इससे स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे एल बड़ा होना चाहिए, हमने देखा है प्रॉपर नाउन कैपिटल हो, और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेड या कॉमा के बाद में भी हमें बड़ा वर्ड चाहिए, यहाँ पर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होना चाहिए, फुल स्टॉप इनसाइड कोटेशन मार्क होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लेट में, यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, पंचुएट द फॉलोइंग। पंचुएशन का एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, द सोल्जर सेड ब्रेवो वी हैव वन। तो इस तरीके की जो ये आश्चर्य प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे ब्रेवो, हुर्रा, अलास, इन सब के बाद में एक कोटेशन मार्क यानी एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए होता है। नीड्स उल्टा आई, यानी ब्रेवो इज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो यहाँ पर नीड क्या करेगा इसमें, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए इसमें। ब्रेवो खुशी बताने के लिए यूज होता है, तो इन डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कोट्स में इसको रखा जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ए में भी नहीं लगा है, बी में भी नहीं लगा, सी में भी नहीं, डी में लगा, सी में लगा हुआ, द सोल्जर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रावो। ब्रावो के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पर,
बाबू का बी हैव वन मैच, यहाँ पर राइट ऑप्शन ये नहीं होगा, देखो इसमें भी नहीं लगा है बी में, यहाँ पे ये लगा है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क चाहिए हमें। इंसर्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म, हमें वर्ब फॉर्म चाहिए यहाँ पर। आई डैश यू 5 months अगो, अगो हमें क्या बता रहा है, अगो हमें पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यानी पहले की बीती हुई बात कर रहा है। लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, यस्टरडे, अगो, ये सब पास्ट की बात करते हैं, इनके साथ सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, मैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ यू डैश देयर यू वुड हैव गॉट सक्सेस। तो ये तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, यूज्ड फॉर अनरियल या पॉसिबल, पास्ट की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इफ यू स्टडीड यू वुड हैव गॉट सक्सेस, तुमने की होती तो तुम सक्सेस हो गए होते, पास्ट की एक अनरियल सिचुएशन की बात हो रही है। यहाँ पर हम जो इफ वाला क्लॉज है उसे हैड प्लस बी थ्री में बनाते हैं, बाकी का जो कॉमा के बाद वाला क्लॉज है वुड हैव प्लस बी थ्री में बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड स्टडीड हो जाएगा, क्योंकि इफ वाला क्लॉज हमें हैड प्लस बी थ्री में चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है, इट नेवर डैश बट पोर्स। तो इस ये क्या है, ये एक इडियम का, ये प्रोवर्ब का क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्रोवर्ब है, इट नेवर रेन्स बट पोर्स, परेशानी एक साथ आती हैं, इट नेवर रेन्स बट पोर्स, रेन्स आ जाएगा, इट नेवर रेन्स बट पोर्स, इसका मतलब है परेशानियां एक साथ आती हैं। हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा लिखना है। ही टर्न डैश माई रिक्वेस्ट, तो इसमें डाउन हो जाएगा, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, मना कर देना, तो टर्न डाउन हो जाएगा। टर्न ऑन मीन्स चालू करना, टर्न टू मीन्स होता है बदल जाना, टर्न ऑफ मीन्स होता है ये गलत ही है टर्न ऑफ, तो हो जाएगा टर्न डाउन, ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, आई डोंट विश टू मीट यू, वाई आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डैश मी। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता पर तुम मेरी तरफ क्यों मतलब आज तक आए बैठे हो, तो इसमें हो जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड इज अ फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन नॉट इन्फिनेटिव यहाँ पर मेकर का यूज नहीं करेंगे, प्रपोजिशन के बाद में वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, तो याद रखना लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में हम आईएनजी का यूज करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू लगता है, टू याद रखना, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब में आईएनजी लगती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, ये हो गया, समझ आ गया। वर्ड्स लाइक ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्रे, ये क्या है, ये क्या कहे जाते हैं। दीज वर्ड्स एक्सप्रेस नंबर ऑफ क्वांटिटी बट नॉट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहे, देखो सम में ये नहीं पता हमें कितने कितने की बात हो रही है, एनी में भी नहीं पता, सेवरल में भी नहीं पता, पर ये पता है सेवरल बहुत ज्यादा की बात करता है, तो ये क्या है, ये कहे जाते हैं इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, इन्हें हमें पता नहीं है, न्यूमेरल एडजेक्टिव कहे जाते हैं, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं, संख्या मात्रा बताई जाती है लेकिन निश्चित नहीं है। डेफिनेट में क्या होता है, जैसे वन है, टू आ जाएगा, इनडेफिनेट में अभी हमने देखा है मैनी, फ्यू, सम, ये सब आ जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव में दीज वगैरह ये सब आ जाते हैं, तो हमने देख लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, द टीचर ऑन नो अकाउंट इज नो एरर। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म बताना है, इंडिकेट द करेक्ट वर्ब। इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश डैश होगा यहाँ पर, डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये क्या है, यहाँ पर हमें ये बताना है इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर सिंगुलर है तो पैसिव वॉइस के रिक्वायर्ड है, भाषा बोली जाती है तो पैसिव बनेगा इसका, तो इज स्पोकन हो जाएगा, इज एम आर प्लस बी थ्री यानी इज स्पोकन हो जाएगा, पैसिव बनाना है ना हमें, बोली जाती है इसलिए, ठीक है, पैसिव बन रहा है इसका, ये क्या बन रहा है इसका, पैसिव फॉर्म बन रहा है, तो इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज स्पोकन बनता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग सही है, तो ये बताना है आपको, ENTREPRENEUR या फिर NUER, दिस इज योर होमवर्क, आप लोग मुझे कमेंट करके इसे सही स्पेलिंग बताएंगे, इसकी कौन सी सही स्पेलिंग होगी एंटरप्रेन्योर की। नेक्स्ट सीखते हैं, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन सी स्पेलिंग है जो कि सही है, तो यहाँ पर रिबेलियन, रिसीप्ट, कैंपेन, इनमें से कोई भी स्पेलिंग सही नहीं, तो राइट ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा, पर हम सभी की स्पेलिंग देख लेंगे सही सही, क्योंकि आगे एग्जाम में तो हमारा छूटे ना एक भी क्वेश्चन, तो रिबेलियन में हम देख चुके डबल एल बनता है, तो REBELLION रिबेलियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, REBELLION रिबेलियन हो जाएगा। रिसीट में RECEIPT होता है, इसको रिसीट ही पढ़ते, रिसीप्ट नहीं होता, RECEIPT रिसीप्ट होता है, और कैंपेन में CHAMPAG यानी कैंपेन होता है, CHAMPAG यानी IY नहीं लगता है, PAG यानी कैंपेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, फेलिनी मीन्स, फेलिनी का मतलब क्या होता है,
फेलनी का मतलब होता है, लीगल टर्म है, अ सीरियस क्राइम सच एज जैसे मर्डर हो गया, फॉर्जरी हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, लायबल टू मेक मिस्टेक्स इज, वह व्यक्ति जिससे गलती होने की संभावना हो उसे बोलते हैं फेलेबल, FALLIVLE, फेलेबल। ब्लेंडर, मिस्टेकन, इनएविटेबल ये सब नहीं होता, फेलेबल, FALLIVLE, जिससे गलती होने की संभावना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज नेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर से जिसका नेचर कैसा है, वुमेनिश है, इससे बोलते हैं एफेमिनेट, EFFEMINAT, जिसका स्वभाव कैसा हो, महिलाओं जैसा हो, ई एफेमिनेट कहते हैं। जैसे कि हनी कॉम है, एक आपका सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, एक ऐसे है, कौन सा ऐसे है, द स्पेक्टेटर क्लब में हनी कॉम है, बिल हनी कॉम, उसका भी स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव भी वुमेनिश है, पर वो थोड़ा सा कैसा है, फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, किलिंग ऑफ रेस इज, यानी कि एक नरसंहार करना, तो क्या कह लेंगे इसको, इसको बोलेंगे जेनोसाइड, यानी जेनोस मीन्स रेस, साइड मीन्स किलिंग। नेक्स्ट है 50th नंबर पे है, इसका जेनोसाइड हो जाएगा, किलिंग ऑफ रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इफ द कमांड गिवन बिलो इज चेंज इनटू द ऑफिसर सेड फायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, से ऑफिसर ने कहा फायर करो, तो ये एक रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा ऑफिसर या फिर कोई जज होगा तो वो कमांड ही करे, द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर टू फायर, क्या हो जाएगा, कमांडेड के साथ में टू लगता है प्लस वर्ब लगता है, टू लगेगा यहाँ पर, टू फायर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव इन का मतलब क्या होता है, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, क्या होता है, सरेंडर कर देना, अपने हथियारों को डाल देना, गिव इन कर देना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरेंडर की स्पेलिंग में एम नहीं बनेगा, ये गलत टाइप हो गया, SURRENDER, सरेंडर होता है, SURRENDER होता है सरेंडर की स्पेलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, क्या हो जाएगा, टू पास अवे का मतलब क्या, टू पास अवे का मतलब क्या होता है, यूफिमिज्म है, सॉफ्ट एक्सप्रेशन में बोल देना कि कोई मर गया है, तो हो जाएगा टू डाई, टू डाई यूफिमिज्म है ये। क्वेश्चन नंबर 50, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू असर्टिव, हु डज नॉट नो मी, कौन मुझे नहीं जानता है, यानी सब मुझे जानते हैं, तो एवरीवन नोज मी, हु डज नॉट नो मी, एवरीवन नोज मी, तो यही हो जाएगा इसका, रिटॉरिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन पूछा है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वेट हेयर टिल आई अराइव, सिंपल है, इसे हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो यहाँ पर मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी अंटिल से इसको जोड़ देंगे हम, यू विल हैव टू वेट हेयर अंटिल आई अराइव, क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू वेट हेयर अंटिल आई अराइव, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, अक्रॉस सॉ अ पीस ऑफ चीज, देयर वॉज अनदर पीस ऑफ चीज, अक्रॉस सॉ द पीस, तो इसको हमें कंबाइन करना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो इंग्लिश में जो ये पीस ऑफ चीज़ है ना, ये क्या है, एक मुहावरा है, एक स्टैंडर्ड फ्रेज का काम करता है। देयर वॉज अनदर पीस, यानी क्रो सॉ द पीस, केवल जानकारी को दोहराया जा रहा है, जिन्हें हम एक एक तरीके से बनाएं, तो क्या बनेगा यहाँ पर, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि चीज़ पीस क्या है, नेचुरल इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है, चीज़ पीस नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, जो चीज़ होगा टुकड़े के लिए पीस ऑफ चीज़ का यूज़ करते हैं, पीस ऑफ नाउन का यूज़ हम करते हैं, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ चीज़, इस तरीके से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, अक्रॉस अ पीस ऑफ चीज़, पीस ऑफ चीज़ होता है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें करेक्ट ऑर्डर को भी देखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, ही एंटर्ड द केव, ही सॉ अ ट्रेजर, उसने क्या देखा, खजाना देखा, द ट्रेजर डेजल्ड हिज आइज, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर क्या हुआ, उसने अंदर आया, उसने खजाना देखा, उसकी आंखें चकमका गई, तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज विच डेजल्ड हिज आइज, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही एंटर्ड द केव ही सॉ अ ट्रेजर, ए हो जाएगा, एज ही एंटर्ड द केव ही सॉ अ ट्रेजर विच डेजल्ड हिज आइज, उसकी आंखों को उसने क्या कर दिया, एकदम से चकाचौंध कर दिया, तो ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं मरना पसंद करूंगा पर भीख मांगना नहीं करूंगा, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, वुड रेडर प्लस वर्ब प्लस देन प्लस वर्ब आता है, तो वुड रादर डाई देन बैग,
वुड रादर के साथ में देन आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ फॉर्मल लेटर यूजली एंड विद। फॉर्मल लेटर कैसे यूज एंड होता है, तो योर सिंसियरली या फिर योर फेथफुली से एंड होता है। अननोन पर्सन के लिए सिंसियरली का यूज करते हैं, जिनको हम जानते हैं उनके लिए फेथफुली का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा योर सिंसियरली जिनको जानते हैं, योर फेथफुली जिनको योर सिंसियरली जिनको नहीं जिनको नॉन पर्सन के लिए सिंसियरली, अननोन के लिए हम फेथफुली का यूज करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपना होमवर्क मुझे कमेंट कर देना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना।